चलो, आज के सेशन का हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड। लेकिन स्मार्ट ग्रिड के पीछे का जो बैकग्राउंड है, स्मार्ट ग्रिड का नीड क्यों पड़ा, कैसे स्मार्ट ग्रिड की शुरुआत हुई, इससे पहले की ज़िंदगी कैसी थी, सारे के बारे में तुम लोग को डिटेल में आज बताएंगे तुम लोग, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड जो तुम लोग पढ़ते हो ये इलेक्टिव 4 के अंतर्गत आता है, ये बताने की ज़रूरत है नहीं क्या? बताने की तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ। कोड वगैरह दिख रहा है तुम लोग को। के बाद तुम लोग को जानने की ज़रूरत है कि ये 20 मार्क्स का क्या आता है। जो इंटरनल या तो तुम लोग को कॉलेज के द्वारा मिलता है, और 80 मार्क्स वाला एक्सटर्नल एग्जाम होता है। नॉर्मली जो अब तक एग्जाम हुए हैं उनमें से मतलब 7 क्वेश्चन रहते हैं। 7 में से तुम लोग को बनाना पड़ता है 5, मतलब 16 25 80। प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज क्या है? 16 मार्क्स। और अब तक जो एग्जाम हुए हैं उनमें से पिछले बार ऑब्जेक्टिव भी थे। ऑब्जेक्टिव कितना था? 8 ऑब्जेक्टिव था। 8 इंटू 2 कितने? 16 मार्क्स, ठीक है। 8 ऑब्जेक्टिव, और बाकी बनाना था तुम लोगों का कितना? 4। 4 इंटू 16, 16 चौके 64। ये है मार्किंग स्कीम। हो सकता है ये चेंज होके, जो यहाँ तुम लोग को दिख रहा है ना 8 ऑब्जेक्टिव, हो सकता है इसमें 4 क्वेश्चन हो सकता है, ए बी सी डी, इस तरह से तुम लोग को 4 क्वेश्चन भी दे सकता है तुम लोग से। क्वेश्चन नंबर 1 ए समथिंग कुछ लिखना है, बी सी और डी, तो 4 क्या 16 नंबर इस तरह भी हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा तो हम लोग को बाद की बात है। अभी हम लोग को क्या करना है, इस सब्जेक्ट को हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है, ताकि जो अपना टारगेट है कोई कुछ मैसेज। अमृता कुछ बोल रही है? हाँ, पिछले साल ऑब्जेक्टिव पूछा गया था स्मार्ट ग्रिड में। पिछले साल जो स्मार्ट ग्रिड का क्वेश्चन था तो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो हम लोग को इस तरह से रेडी रहना है कि भाई ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, अपने आप को क्या करना, आंसर करना। अब तुम लोग का टारगेट क्या है बता रहे हैं। जब हमसे तुम लोग क्लास ले ही रहे हो, तुम लोग से एक्सपेक्ट करूंगा कि 80 में से कोई भी 70 से कम नहीं लेके आएंगे, तभी जाके इस क्लास में ज्वाइन करो। अन्यथा फिर ऐसी मतलब 50 60 नंबर तो तुम लोग बिना क्लास के दे सकते हो, ठीक है। जो लोग सपना देख रहे हो कि हमको 80 में से 70 प्लस लेके आना है, तो वही लोग क्लास ज्वाइन करना। और जो लोग टारगेट कर रहे हो 50, तो भाई वो ऐसे ही आ जाएगा। मेरा 3 क्लासेस दो तीन संडे के आसपास दे दूंगा, उसी में तुम लोग को 50 प्लस आ जाएगा, ठीक है। यदि 70 प्लस करना है तो इस क्लास में ज्वाइन करना वाला। दूसरा, हर बार की भांति इस बार भी तुम लोग उम्मीद करूंगा कि जब तुम लोग मेरा क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो बेटर रिजल्ट की मतलब उम्मीद करूंगा। इसीलिए तुम लोग को जितना भी मैं चीज़ें दूंगा, जिस जिस तरह से डायरेक्शन दूंगा, उस डायरेक्शन को तुम लोग को फॉलो करना। अब तक मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं स्मार्ट ग्रिड के, उन्होंने 94 स्कोर किया। तो पहला तो मैं यही सोचूंगा कि इस बार इस रिकॉर्ड को तुम लोग को क्या करना, तोड़ना। मतलब थ्योरी में ये लोग 75 और कॉलेज के द्वारा 19, ये हो जाता है क्या 94 हो रहा है ना। 75 एंड 19, ये हो जा रहा है 94। तो इस रिकॉर्ड को तुम लोग को तोड़ना। 75 मैक्सिमम आ चुका है स्मार्ट ग्रिड पे, थ्योरी पेपर पे, एक्सटर्नल एग्जाम पे तक के मेरे स्टूडेंट के।
तो किससे उम्मीद करें? 75 को तोड़ना कौन है ऐसा? आज ही से प्रण ले लो तुम लोग। सब लोग 50 वाले हो क्या? ना हो पाएगा। राहुल वर्मा बोल रहा है कि अमन करेगा। और किसी को तो 26 चाहिए। अरे 26 चाहिए ना। तो भाई मतलब 2-3 दिन, मतलब बस संडे संडे मैं फ्री क्लास लूंगा, क्लास में ज्वाइन कर देना। 26 नहीं, उसमें भी नहीं, लास्ट में जाए मैं 2 मॉक पेपर निकालता हूँ ना, वही काफ़ी होता है। मॉक पेपर निकालूंगा वही काफ़ी है 26 के लिए। इतना मेहनत की ज़रूरत नहीं है। काहे तुम लोग जग जग के मतलब शाम को क्लास करेगा? कम से कम 35 से 40 के आसपास का लेक्चर चाहिए होगा हमको, थ्योरी में कम से कम। फिर प्रैक्टिस सेशन के लिए अलग, रिवीजन के लिए कम से कम 45 आवर हमसे जुड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। हमारे पास है 45 घंटा? किसकी किसके पास है 45 घंटा? 45 घंटा यदि हमसे जुड़ जाओगे तभी जाके मिलेगा 70+, ऐसे ही नहीं मिलेगा। समय ही समय है। सर 70 बोल रहे हैं। यदि तुम 45 आवर मेरे साथ जुड़ रहे हो, और लगभग लगभग 50 से 60 घंटा तुम खुद से मेहनत कर रहे हो, काफ़ी है। 70+ तुमको दिला देगा। अब बोलेगा नहीं, लगातार 2 दिन मतलब 24 घंटा, 24 दूना 48 आवर होता है ना, 24 × 2 48 आवर जुड़ जाए 2 दिन में। नहीं, ये मतलब हर दिन का 1 घंटा 2 घंटा यही आसपास का। चलो, जब फालतू बकवास हो गई है बहुत, तो हम लोग काम की बात कर लेते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं कि तुम लोग अभी से टारगेट आज ही से सेट कर लो। जब तक तुम लोग का टारगेट फिक्स नहीं होगा तो फिर तुम लोग, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होता है तो क्या करता है ना कि हमको इतना नंबर नहीं लाना है, नंबर जितना आएगा उस पे हम ये करेंगे। जैसे तुम टारगेट करोगे भाई पहले से हमको इतना मार्क्स लेके आना है, 75 के आसपास का टारगेट करोगे तो आराम से तुम्हारा 71 72 आ ही जाएगा। अब तुम टारगेट ही करोगे 26 नंबर, कहाँ आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल में 10 मिल जाएगा। कितना हो गया? फेल हो जाओगे। अगले साल फिर से जुड़ना पड़ेगा उसके बाद। 3 ईयर नहीं, 4 ईयर डिप्लोमा स्कीम बन जाएगा वो। चलो, ये सिलेबस है। सिलेबस टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे? स्मार्ट इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड। के बाद इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर के बाद कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड का निकालने का मतलब है कुछ, मतलब रूल रेगुलेशन नियम कानून कायदे बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा या ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वैलिड है। आने का मतलब है तुम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें 2 चीज का ध्यान रखना पड़ता है, या तो ISI मार्क, हॉल मार्क, या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो भी इक्विपमेंट है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में तुम लोग को मैं बता दिया था कि उसको किस रूल के तहत, मतलब इंडिया का IE रूल, IE रूल के अंतर्गत क्या होना चाहिए? सर्टिफाइड होना चाहिए। पढ़े थे हम लोग। वेरी गुड। तो ऐसे ही इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड होंगे, उनको हम लोग को देखना है। उसके बाद तो एलिमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट ग्रिड, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं, उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट होगा, सेकेंड यूनिट पे हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ पावर सिस्टम पे। ऐसा क्या इसमें चेंजेस आ गया है स्मार्ट ग्रिड में जो नॉर्मल ग्रिड से डिफरेंट होगा? इसमें किस तरह से नए तरीके से काम करेंगे? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा? इसमें क्या कोडिंग वोडिंग लगाएंगे, मैटलैब यूज करेंगे, या फिर लोग पढ़े हो PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, यही था ना? PLC तुम लोग पढ़े हो ना?
किन किन लोगों का था सेमेस्टर 5 में पीएलसी? पीएलसी। फिर हम लोग स्काडा सिस्टम के बारे में तुम लोग को बताएंगे। इन सभी चीज़ों के थ्रू हम लोग स्मार्ट ग्रिड को और स्मार्ट बनाएंगे। जैसे तुम लोग अपने आप को स्मार्ट समझने के लिए क्या करते हो, सूट बूट पहन लेते हो कि क्या? आदमी को स्मार्ट दिखने के लिए क्या करते हो, सूट बूट। और महिलाएं तो क्या कर लेती हैं, लिपाई पुताई। तो इसी तरह स्मार्ट ग्रिड को भी कुछ लिपाई पुताई या फिर सूट बूट पहनाएंगे, जूता मोजा पहनाएंगे, ताकि इसकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेहतर बना पाए। इसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, इसके इंटीग्रेशन पे, कंट्रोल पे, ऑपरेशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा क्या है, रिले का क्या है, सर्किट ब्रेकर क्या है। फिर हम लोग जनरेशन पे बात करेंगे। सेमेस्टर 4 पावर सिस्टम जनरेशन पढ़ लिए हो, खत्म कर दिए हो तो बहुत बढ़िया है। वही जनरेशन फिर से हम लोग को यहाँ वापस आएगा। ले फिर आ गए हैं बोलेगा नहीं, नहीं डायलॉग है, ले फिर आ गए, तो फिर से ये आ जाएगा क्यों, इंटीग्रेशन जनरेशन। हम लोग जनरेट करेंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी का यूज करके या फिर विंड एनर्जी का, हाइड्रो पावर, सबको एकदम वन बाय वन देखेंगे। हो सकता है बायोगैस के थ्रू भी कर लेंगे। के बाद फाइनली हम लोग आएंगे इसके मॉनिटर पे। ब्लैकआउट के बारे में कुछ जानते हो तुम लोग, व्हाट इज ब्लैकआउट? अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ, ये सिचुएशन आता है, ब्लैकआउट बोला जाता है। कि मतलब देख रहे हो रांची का या जमशेदपुर का या फिर सिमरिया का पूरा इलेक्ट्रिसिटी एक सप्ताह तक या 24 घंटे के लिए पूरी तरह बंद। इस तरह होता है कभी कभी, 24 घंटे के लिए तो नहीं होता है आजकल, लेकिन पहले एक बार हुआ था 2012 में। तो के बारे जानकारी देंगे तुम लोगों को। इससे पहले 2003 में एक बार हुआ था। एक बार पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन ब्लैकआउट हो गया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति हो गई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग मॉनिटरिंग ऑफ स्मार्ट ग्रिड के थ्रू करेंगे। और इससे कैसे बचा जाए, ग्रिड सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम का क्या टेक्नोलॉजी है, फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, सबके बारे हम लोग मॉनिटरिंग ऑफ स्मार्ट ग्रिड के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फाइनली हम लोग 5वें यूनिट पे आएंगे, दैट इज माइक्रो ग्रिड। माइक्रो ग्रिड होता क्या है? माइक्रो का नाम सुनते ही तुम लोग के दिमाग में कुछ आ रहा है? माइक्रो मतलब छोटा। तो छोटा कहने का मतलब है, जैसे कि एक क्लास में अभी प्रोजेक्ट होने वाला होगा तुम लोग का, तुम लोग की क्लास में स्ट्रेंथ, यहाँ जीपी सिमडेगा में तो 80 के आसपास का स्ट्रेंथ होता है, मान लेते हैं डबल ई ब्रांच, ठीक है। अब चाहते हैं कि नहीं ये 80 का स्ट्रेंथ कोई प्रोजेक्ट पे काम करे, कोई एक थीम दे दिया इन लोग को और ये लोग सब लोग काम पे लग गया। तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि ये लोग प्रॉपर तरीके से काम करेगा और प्रत्येक व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है इक्वल होगा? नहीं। इसके बाद हम लोग क्या सोचे कि नहीं, इसको हम लोग सब ग्रुप में बांटेंगे। तो 80 व्यक्ति रहेगा, उसमें एक फैकल्टी माना कि 20 आंडिल वहाँ चल गया, अब इन लोग को डायरेक्शन दिया, कोई मतलब कोई पेड़ के नीचे या फिर कहीं भी मैदान पे गया, बताया कि ऐसे ऐसे करना है। 2-4 व्यक्ति लोग सुना, बाकी लोग सुना ही नहीं। इसके लिए बाद में एक स्कीम निकाला गया कि नहीं, अब 80 नहीं, एक ग्रुप में 4 ही मेंबर रहेंगे। कितने मेंबर रहेंगे? एक ग्रुप में 4। और इनका एक फैकल्टी हो जाएगा, या मतलब इन लोग का एक गाइड होगा, ठीक है, एक गाइड होगा। अब ये चारों मेंबर एक दूसरे को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे और किसी प्रोजेक्ट पर बेटर ढंग से काम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 80 का जो ग्रुप था, इस ग्रुप को छोटा करके 4 के मेंबर में बांट दिया। अब ये चारों मेंबर अपने आप में क्या करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर ये लोग बेटर ढंग से किसी भी परफॉर्म या टास्क को बेटर ढंग से कर सकते हैं। इसीलिए तुम लोग को प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा। क्या क्या प्रोजेक्ट तुम लोग काम शुरू कर दिए होगे नहीं प्रोजेक्ट में? सिमडेगा वाला सब तो सोया हुआ है अब तक। पीडब्ल्यूपी बोकारो और रांची का क्या हाल है?
प्रोजेक्ट काम शुरू हो गया? सब लोग कहे यही से नहीं, सारे जीपी एक जैसे, हम हैं साथ साथ, तो शुरू कर दिए। जी डब्ल्यू को बोकारो थोड़ा सा आगे हो गया, बाकी लोग एकता को बनाए रख रहे हैं। देखते हैं कितना दिन तुम लोग एकता बनाए रखते हो, प्रोजेक्ट ना करने का एकता। तो इसी में हम लोग, जो ग्रिड था, बड़ा सिस्टम था, एक ग्रिड सिस्टम में, वन इंडिया वन पावर वन ग्रिड के सिस्टम में जो हम लोग चल रहे हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके इसको बेटर ढंग से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तुम ही लोग बताओ, यदि हम पूरे झारखंड को कवर करना चाहते हैं, पूरे झारखंड को, झारखंड को, तो इसके लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रिक्ट में पहले बांटेंगे। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद इसके बाद पंचायत वगैरह या नगर पंचायत जो भी हो, पंचायत। तो अब पंचायत लेवल पे कंट्रोल करना ज़्यादा आसान होगा या फिर एक पूरे के पूरे स्टेट को कंट्रोल करना आसान होगा, तुम ही लोग बताओ। वेरी गुड। सेम काम हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो ग्रिड के थ्रू, जो बड़ा ग्रिड है उसको तोड़ेंगे और फिर फाइनली शुरू कर देंगे ग्रिड सिस्टम का काम है स्मार्ट। अब हमको लगता है कि लगभग लगभग तुम लोग को समझ में आ गया कि स्मार्ट ग्रिड क्या है, कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसके पीछे और भी, आज तो बस ऐसी मतलब तुम लोग को इंट्रोडक्शन ही बताऊँगा, और इसके पीछे कुछ कहानी वहानी भी बताऊँगा तुम लोग को। आज कहानी शुरू करेंगे, किस्सा इलेक्ट्रिसिटी का। तो तुम लोग रेडी हो? अब सिलेबस समझ में आ गया ना? अरे बालक और बालिका हो, तुम लोग को आइडिया आ गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगले जो 40 लेक्चर में या 35 लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसका मैं ओवरव्यू दे दिया हूँ। और यदि ओवरव्यू में नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अब तुम लोग को थोड़ा सा कुछ इतिहास पढ़ाते हैं। क्या जानते हो क्या होता? इतिहास है क्या? अब समझ में आएगा। इतिहास बाय बी सांडिल सर, ठीक है, तो इतिहास भी समझ में आएगा। मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता हूँ मैं, जिंदा कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग तैयार रहो। स्मार्ट ग्रिड का इतिहास पढ़ते हैं। किसका इतिहास पढ़ेंगे हम लोग? हम्म, बीता हुआ कल, मतलब मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना है। अभी हम जिंदा कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड के पीछे जिसका जिसका भी हाथ था, उन व्यक्तियों को बुलाता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्मार्ट ग्रिड रहने के लिए आदमी चाहिए। क्या चाहिए? मानव। तो मानव का सृजन इस पृथ्वी पे लगभग 2 लाख वर्ष पहले माना जाता है। मानव इस धरती पे कब आया? 2 लाख वर्ष पहले की बात थी जब मानव पृथ्वी में आया। उसके बाद थोड़ा सा इंडिया के बारे में तुम लोग को बता देते हैं। इंडिया में तुम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हो? हम्म, तुमको लग रहा है क्या स्मार्ट ग्रिड, सच में हम लोग स्मार्ट ग्रिड पढ़ रहे हैं या कुछ अलग पढ़ रहे हैं? इसे लगना शुरू हो गया ना? हाँ हाँ, स्मार्ट ग्रिड ही पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो। सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था तो का 2700 ईस्वी पूर्व से लेके 1700 ईस्वी पूर्व के आसपास का, ये मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म की पहले की बात है, उसमें की बात है। तो उसमें लगभग लगभग जो सभ्यता थी वो बहुत उन्नत थी। तो धीरे 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 बढ़ता गया। हम लोग
और फाइनली कहाँ है, 0। तो अब इसको बांट देते हैं तुम लोग को, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नंबर लाइन में यहाँ कहीं क्या हो जाएगा, 0। और इधर को BC बोलते हैं ना, और इधर क्या बोलते हैं, AD। लगभग कितना, 2 लाख साल पहले, तो समझो 1 लाख, अभी 2000 ईस्वी चल रहा है ना, 1,98,000 थाउजेंड। ये BC का बात है। कब आ गया, ह्यूमन बींग आ गया, मानव आ गया। उसके बाद 2700 से लेके 1700 तक में कौन आ गया, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी। इसी तरह तो थोड़ा सा बढ़ाते जाएं, हम लोग का काम का शुरू हो जाता है 600 ईस्वी पूर्व। इस समय एक थेल्स नाम के वैज्ञानिक थे। क्या नाम था इनका, थेल्स। इसने सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया। किसके बारे में बताया इसने, चार्ज के बारे। सर्वप्रथम जो इलेक्ट्रिसिटी, या जिसके बारे में आज तुम लोग पढ़ोगे स्मार्ट ग्रिड, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। और इलेक्ट्रिसिटी का भी जो बेस है दैट इज चार्ज। इसके बारे में सबसे पहले 600 मतलब 600 BC में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कुछ बताया था। उसने क्या बताया कि जब, जैसे तुम लोग का देखना, बचपन आसपास तुम लोग क्लास वगैरह सब में था, तब तुम लोग कोई पेन लेके सिर पे मतलब जो रब करता था और कुछ डस्ट को अट्रैक्ट करता था, ये काम किया तुम लोग। या फिर और किसी से रब करोगे ना, पेन वगैरह सबको, मतलब तुम्हारे हेड पे, हेयर पे चार्जेस आएगा। या फिर इस पे बहुत रिसर्च हुआ, बिल्ली के खाल वगैरह और फिर कुछ इस तरह की चीजें, तो चार्ज के बारे में लगभग लगभग थेल्स जी को पता चल गया। तो इसी के जो रिसर्च पे है, इसको बाद में लोग समर्थन दिया गया। लगभग लगभग थोड़ा सा आगे की घटना और घटी, इसको थोड़ा सा यहाँ के आसपास का लगभग 321 BC की बात है। 321 BC का बात है। तब का बात है, मिया फ्रैक्टस नाम था, क्या, मिया फ्रैक्टस। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी इसके बाद को क्या किया, समर्थन दिया कि चार्ज नाम का कोई चीज है, ठीक है। और फिर इन्होंने एक किताब भी लिखी। और फिर आगे जब AD पे आ गए, अब BCP का चल रहा था, AD पे आया तो लगभग 70 AD के आसपास पिलानी, पिलनी या पिलानी नाम का एक दार्शनिक थे। इन्होंने भी चार्ज पर अपना कुछ लेख लिखा। तो अब तक चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक यूनिट है, इस पे किसने किसने अपना थ्योरी दे चुका है, बताओ कौन कौन थ्योरी दे चुका है। अब तक की कहानी में तुम लोग को बताया है, चार्ज पे अब तक किसने किसने थ्योरी दे चुका है, और कब कब। क्या चीज, थेल्स। पहला नाम था थेल्स, मिया फ्रैंकटस, और उसके बाद पिलनी। ये 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने चार्ज पर केवल बोला, इसके अलावा इन लोग कुछ नहीं बोला, ठीक है। किसने, थेल्स ने, मिया फ्रैंकटस ने और पिलनी ने। कब कब, एक ने 600 BC पे, एक ने 321 BC पे, और ये 70 AD पे पिलनी ने। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
चलो, अब इलेक्ट्रिसिटी का जो आगे की कहानी होगी वो कहानी भी तुम लोग को बताते हैं। जो चीज़ अभी बता रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इनका यूज है, इसलिए तुम लोग को इतना डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। और जो इसके सब्जेक्ट के रिलेटेड में ये मतलब कनेक्टिंग करता है इसको। आगे जब भी तुम लोग का कोई थ्योरी लेके आएंगे, जब वैज्ञानिक का नाम लेंगे, तब तुम लोग के मतलब एक दूसरे का चेहरा मत देखना, सुन तुम्हें याद आ जाना चाहिए लेक्चर 1, ठीक है? तो ध्यान से सुनना आज का लेक्चर, आज का नहीं हर दिन का लेक्चर। अब समय बीतता गया, हम लोग बात किए कब से, 0 के बाद हम लोग 70 पे आ चुके हैं। 70 पे पिलनी जी अपना मतलब वक्तव्य दे चुके हैं। समय बीतता गया और लगभग लगभग 1540 से 1603 के आसपास का मतलब एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम था विलियम गिलबर्ग। क्या नाम है? विलियम। क्या नाम है इस वैज्ञानिक का नाम? विलियम गिलबर्ग। ये 1540 के आसपास में जन्मे और 1603 के आसपास इस दुनिया में चले गए। लगभग कितना साल जिए? कितना साल जिंदा रहा भाई ये? हम्म। फिर 40, नहीं नहीं 40 तो मतलब 60, 63 साल ना होगा बुर्बक, 63। अब तुम लोग कितना जिंदा रहेगा? तुम लोग तो 50 साल में टपक जाएगा। विलियम गिलबर्ट था, इसको भी मतलब थोड़ा सा इन लोग से थोड़ा सा आगे एडवांस थोड़ा सा रिसर्च किया, ठीक है? और इसने बताया कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है इसमें कुछ फोर्स है, किसी चीज को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया ये इलेक्ट्रिसिटी का, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया। और इस फोर्स को ही इसने नाम दिया सबसे पहले क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब जो अभी तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हो, इसको सबसे पहले नामकरण किसने किया? विलियम गिलबर्ग ने। जो वर्ड इलेक्ट्रिसिटी, वर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको फाइनल टच दिया था, इसका नाम था वाल्टर पैटर्न। और ये लगभग लगभग थे कब? इसी साल के आसपास। ये दोनों का इरा लगभग सेम ही है, 1540 से लेके 1600 ई के आसपास। और एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या है? वाल्टर कैप्टन। वाल्टर कैप्टन थे। इन्होंने फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी टर्म को डिफाइन कर दिया कि भाई जो फोर्स जिसके बारे में तुम बोल रहे हो अट्रैक्टिव फोर्स, ये कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। यहीं से नाम शुरू हो गया कि भाई अब इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई चीज आ चुका है। फिर समय बीतता गया, उसके बाद रॉबर्ट वायल, ये आए थे 1650 के आसपास में। और ये वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट, रॉबर्ट वायल। इसने ये बता दिया कि जो मीडियम चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए एयर कंपलसरी नहीं है। इससे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए समथिंग कुछ मीडियम चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ मीडियम चाहिए, तभी जाके एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता है।
तो रॉबर्ट वेल 1650 के आसपास इसने बताया कि बिना एयर के भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। और इसके कथन को, ये जो कथन है, इसको फाइनल टच दिया कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। का नाम सुने हो तुम लोग? ये नाम तो तुम लोग को पता ही होगा। बेंजामिन नेतन्याहू, नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने लगभग 1736, नहीं 1736 से लेके 1806 के आसपास बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग का देखते हो बादल की तरह गिरता है, जिसको तुम लोग तड़ित झंझा बोलते हो। क्या बोलते हो? तड़ित झंझा, हिंदी वर्ड है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हो तुम लोग? जो आसमान से बिजली गिरता है। क्या बोलते हो? थंडरिंग, जो यही है। इसके बारे बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया कि जो आसमान से गिरता है थंडरिंग, ये भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और आगे इसमें रिसर्च होता गया, और तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, जो इलेक्ट्रिसिटी इस मतलब बारिश के समय गिरती है, उसको यदि जिस दिन हम लोग स्टोर कर पाएँ तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं। इतना हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी का वो इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को देता है। इस पर रिसर्च करो तुम लोग, ताकि इसको क्या करो, स्टोर कर पाओ। लेकिन ऐसा ना हो इसको स्टोर करने के चक्कर में लोग रेस्ट इन पीस हो जाओ। तभी ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक है। तुम लोग फिफ्थ सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया था होगा, तो उसमें तुम लोग देखा होगा, जहाँ जहाँ भी कंपनी में गए हो तो वहाँ पर लगा हुआ होगा क्या, इससे बचाव के लिए क्या लगाया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर। नाम सुने हो तुम लोग? लाइटनिंग अरेस्टर का काम ही है, इस तरह के जो भी बिजली आती है, आकाशीय बिजली है, इसको क्या कर देना, ग्राउंड करना है। इसका फंक्शन के बारे अभी तो मैं बताऊंगा नहीं, तुम लोग कंपनी वगैरह सब में डिटेल में जानकारी ले लिए होगे। तो अपनी बात थी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो आ रहा था, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंफर्म कर दिया कि ये भी एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कुछ चक्कर तो है। इसने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फाइनली बता ही दिया। फिर समय आगे बढ़ता गया, बस कूलम जी आए। कौन है कूलम? कूलम के बारे में जानते हो तुम लोग? कूलम लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चार्ज, क्या जानते हो? इसके एक फोर्स के बारे में बताया होगा तुम लोगों को, क्या? के Q1 Q2/r²। पे बात किया इसने, कब बात किया? 1736 से लेके 1806 के आसपास ही। सॉरी, ये जो बेंजामिन का काल था ये अलग था। बेंजामिन जी थे इस दुनिया में 1706 से लेके 1790 के बीच। तो सुधार कर लेना। तड़ित झंझा के बारे में बताया, कूलम लो के बारे में बताया, ये किसना, 1736 से लेके 1806 के बीच में ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी नाम का कोई, चार्ज नाम का कोई फोर्स है। ठीक है। और इससे पहले एक व्यक्ति थे, वो कंडक्टर के बारे में जानकारी दी, वो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, उसको छोड़ दो। तो आगे जब फाइनली आगे हम लोग चलते हैं 1835 में, और ये इरादा किसका, माइकल
अब ये बंदा जैसे इस दुनिया में आया, तो इलेक्ट्रिसिटी पे एक नया चमत्कार कर दिया। फैराडे लो लेके आया। फैराडे लो क्या? फैराडे लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन जानते हो? देखते हैं कितने व्यक्ति लोग जानता है फैराडे लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वेरी गुड। इसने यही चीज बोला। एक्चुअली इसके पीछे भी कहानी है, थोड़ा सा कहानी सुनी लो। आज जब कहानी बता ही रहे हैं, तो इससे पहले एक ओस्ट्रिच या किसी नाम का एक वैज्ञानिक था, इसने बताया था कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ जहाँ करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ वहाँ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात माइकल फैराडे के दिमाग में क्या हो गया? बस गया। अब माइकल फैराडे बोल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड में जा सकते हैं, तो क्या इसके ऑपोजिट नहीं जा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में इट इज पॉसिबल। और इसको पॉसिबल किया माइकल फैराडे ने, और बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर और रिलेटिव मोशन, मोशन तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछ ही लेते हैं। अब फोर्थ सेमेस्टर में तो तुम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ लिया होगा क्या? आई होप तुम लोग फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ लिया होगा। अरे हाँ बोलो ना बुड़बक लोग। हम्म। यहाँ से तुम प्राइमरी मिला V1 और I1, तो यहाँ V2 और I2 कैसे आएगा? अभी तुम लोग बोला रिलेटिव मोशन चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ तो तुम लोग को जब भी ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हो, तो पहला सेंटेंस यही है, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। यहाँ रिलेटिव मोशन कैसे हो रहा है? एनीवन फ्लक्स मूव कर रहा है, और कोई? और क्या बोलना चाहते हो? बहुत बढ़िया। फैराडे जी बोले क्या कि हमको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर और रिलेटिव मोशन। इसने ये नहीं बोला कि रिलेटिव मोशन में कंडक्टर ही मूव करेगा या मैग्नेटिक फील्ड ही मूव करेगा। दोनों में से कोई भी मूव करेगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो जो डीसी मशीन तुम लोग पढ़ते हो, डीसी मोटर वगैरह, डीसी जनरेटर और मोटर, खासकर जनरेटर में, तो हम लोग तुम लोग क्या करते हो कि मैकेनिकल एनर्जी देते हो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो तुम लोग रोटेशन देते हो। तो इसमें कंडक्टर क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा था। लेकिन ऐसे केस में यहाँ अपोजिट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि ये एसी सप्लाई है। तो क्या उसको डीसी में भी काम करा सकते हैं ट्रांसफार्मर को? अमन बताओ, डीसी में काम करा सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, तो क्यों नहीं हो रहा? क्या ऐसा, इसमें क्या कमी रह गई है बेचारा के पास? कुछ तो कमी होगी इसका। फिर जैसे अमृता बोली कि इसमें फ्लक्स जो है चेंजिंग नेचर का है, वो जनरेट नहीं कर पाएगा डीसी। डीसी हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा कि जो फ्लक्स है टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो जो हम लोग रिलेटिव मोशन का बात कर रहे थे, तो वो नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से डीसी पे, इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कभी।
ठीक है। तो आगे जो कहानी था, ट्रांसफार्मर के हीरा आ गया। ट्रांसफार्मर को किसने बनाया, कोई बता सकते हो? ट्रांसफार्मर को बनाया किसने? एसएससी जेई में आ चुका है, यूपी एसएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। एसएससी जेई प्लस यूपी एसएससी दोनों में पूछा जा चुका है कि ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया। हु इन्वेंट द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर पूरा पढ़ लिया, लेकिन इसको कौन बनाया कभी सोचा भी नहीं। नहीं, ऑप्शन दें? ए ऑप्शन है क्या? नहीं, ऑप्शन देना देखो। हम्म, ये वाला। क्या गूगल सर्च कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, कुछ ना कुछ तो किया हो तुम लोग। एक्चुअली ये तीनों का ही योगदान था, लेकिन इसमें जो हेड थे ये ऑटो बाल्टी थे, तो क्वेश्चन वगैरह में इसी का नाम आता है, ठीक है। इसी को प्रायोरिटी दोगे। और ये तीनों दिया हुआ रहेगा और बोलेगा ऑल द अबव, देन तुम लोग तीनों को देना। लेकिन जो ऑप्शंस अब तक जो आए हैं, केवल और केवल ऑप्शन ए ऑटो बाल्टी का नाम ही दिया हुआ है। तो अब इसको याद रखना, ठीक है। अब भूलोगे नहीं ना? की बात है। उसके बाद एक युद्ध छिड़ा था, तुम लोग को पता होना चाहिए, एसी और डीसी का। एसी को कौन बनाया था, कुछ बता सकते हो? एसी का सबसे पहले खोज किसने किया? हम्म, गजब है यार, ऐसा तुम लोग जनरल नॉलेज एक भी नहीं रखता है। कर लो। चलो, एसी को सब सर्वप्रथम डिफाइन किया या बताया, मतलब फादर ऑफ एसी निकोला टेस्ला को माना जाता है, और डीसी के लिए एडिसन को। लेकिन सबसे पहले एडिसन ये तब तक मार्केट में बहुत छाए हुए थे, और निकोला टेस्ला थोड़ा सा जूनियर थे इनके। बहुत बार एक दो इनके लैब में वर्ष में काम कर कर चुके थे। लेकिन ये पूरा के पूरा जो थॉमस अल्वा एडिसन है, ये पूरा डीसी के समर्थक है और इसी को बढ़ावा देते थे। और जैसे ही एसी के बारे निकोला टेस्ला ने जानकारी दी, तो इसको क्या किया, सिरे से खारिज किया। एकदम ऐसी बहुत बकवास चीज़ है, कुछ काम का नहीं। मतलब उसमें भी मोनोपोली था, या फिर तुम लोग बोल सकते हो क्या, जो पावरफुल व्यक्ति हैं वो लोग नए चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। अभी भी वो होता है। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करता है, कोई भी मार्केट में आगे बढ़ रहा है उसी को क्या कर लेता है, खरीद लेता है। गूगल को देखो, फेसबुक से लेके जितना भी इंस्टा पिंस्टा सबको खरीद लेता है। क्यों खरीद लेता है? उसका जो कंपटीटर वो जनरेट ना हो। आज बात समझे? इस तरह से दुनिया मोनोपोली में चलता है। यदि मान लिया जाए मैं ही एक इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, अभी मान लेते हैं मैं एक इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, देख रहा है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो एक कोई बड़ी कंपनी आएगी हमको तो बोलेगी नहीं, इस अंडिल सर जो भी चला रहे हैं तो मैं पूरा खरीद देता हूँ, उसका पूरा इंस्टीट्यूट खरीद देता है, शेयर वगैरह सब खरीद के। अब वो अपने अंडर में हमको करना चाहते हैं। जिस जिस तरह से तुम लोग इसको जानते हो, अभी अन अकेडमी को जानते हो, ये यही काम किया, लेकिन ज़्यादा दिन तक मोनोपोली नहीं चला पाया और थोड़ा सा अभी का मार्केट डाउन हो चुका है।
तो यही बात हुआ एसी और डीसी में कभी लड़ाई हुई, और यहाँ तक कि जो मतलब एडिशन है ने यहाँ तक ये किया कि एसी बहुत खतरनाक है और एसी से आदमी मरता है, मर जाता है। इस तरह का मतलब अफवाह वफवाह, एक्चुअली एसी दिक्कत तो करता है डीसी की तुलना में, लेकिन मतलब एसी का वो लोग दुष्प्रचार करने लगा कि नहीं एसी का बढ़ावा नहीं होगा, कि दुनिया तो केवल और केवल डीसी से चलेगा। लेकिन सच कभी झुकता है? कुछ देर के लिए शांत हो सकता है, लेकिन आगे आ ही गया, और इस पूरा दुनिया अभी एसी से चल रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर आया इस दुनिया में, चेंजेस आ गया क्या? इससे पहले एक कहानी और बताते हैं तुम लोग को, जो वैज्ञानिक के बारे ही, वैज्ञानिक के बारे। इससे पहले जब भी कोई वैज्ञानिक था उसको एज ए सेलिब्रिटी माना जाता था। क्या माना जाता था? वैज्ञानिक को सेलिब्रिटी। जैसे इसने कुछ भी मतलब नया खोज किया तो इसके लिए शो का आयोजन करता था। जैसे अभी कोई स्टेडियम लिया, स्टेडियम में आदमी टिकट लेके क्या करेगा, शो ऑर्गेनाइज करेगा और फिर अपना जो एक्सपेरिमेंट है वहाँ बताएगा। जैसे अभी तुम लोग को बताया किसके बारे में, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो फैराडे अपना कोई एक जब वो शुरुआत किया था उसमें क्या किया, एक बड़ा सा मतलब वो ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज किया, कोई बड़ा सा क्या मान सकते हो, स्टेडियम वगैरह सब में एक शो ऑर्गेनाइज किया, और उसमें सारा इक्विपमेंट लेके आदमी को दिखाया किस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और इसके लिए आदमी लोग क्या किया, टिकट उकट लेके आया था। तो तब वैज्ञानिक लोग का बहुत इज्जत था, मतलब इन लोग को भगवान माना जाता था, भाई हाँ तुम ही हो, सब कुछ हो। ऐसे ही हर जगह शो करता था। जैसे आज दिल्ली में शो किया तो अगले दिन बेंगलुरु चला गया, इस तरह से अमेरिका चला गया, यहाँ वहाँ जाके बहुत इज्जत उन लोगों का। मतलब ये लोग अपना सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ रखता था, और बहुत पैसे ये लोग पास। समय बीतता गया, एक समय की बात है, जे एल बैड, नाम सुने हो? जे एल बैड का नाम सुने हो तुम लोग? हेलो? जे एल बैड का नाम सुने हो कि नहीं तुम लोग? किस चीज का खोज किया ये? पूर्वक लोग टेलीविजन का खोज किया। टीवी का जैसे ही खोज किया तब से वैज्ञानिक लोग का इज्जत घट गया। अब टीवी से वीडियो वगैरह शूट होने लगा। फिर तब से जो तुम लोग का एक्टर एंड एक्ट्रेस, एक्टर एक्ट्रेस का दौर आया। अभी किसका शादी हो रहा है तुम लोग को पता है? कोई सेलिब्रिटी का शादी हो रहा है राजस्थान एक्सप्रेस। सिद्धार्थ और शायद कायरा आडवाणी। हम्म, कायरा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ना, दोनों का शादी हो रहा है। जब टेलीविजन नहीं था तब वैज्ञानिक लोग का रेस्पेक्ट चलता था। अब जैसे ही टेलीविजन आ गया, बेचारा अपना वो क्या खो गया, लोग मतलब जो अपना जो इज्जत है वो लगभग लगभग ये लोग धूमिल कर दिया। इसके बाद युग आ गया इन लोगों का। तो जितना वैज्ञानिक है सब गरियाता होगा इसको, जेल बैठ को, भाई तुम टीवी क्यों बनाए। चलते हैं, उन लोग का अहमियत थोड़ा सा घट गया। कहने का मतलब है कि अब उस तरह का कहीं कोई एक्सपेरिमेंट दिखाएगा तुम लोग को, तुम साइंस एग्जीबिशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, अभी उतना पॉपुलैरिटी नहीं है जितना पहले था। अभी कोई बोल दे कि रांची में वो कौन आ रही है, मान लेते हैं, एक तो एक्ट्रेस का नाम भी याद नहीं आ रहा, ऐश्वर्या राय, ये तो पुरानी होगी। मान लीजिए ऐश्वर्या आई है तो सब दौड़ दौड़ के जाएगा। विराट कोहली आ रहा है, सारी लड़कियां दौड़ दौड़ के जाएगी नहीं देखने के लिए। क्या अमृता? हाँ, सेम लड़कियां देखते हैं विराट कोहली करते रहती। तो अब टेलीविजन का दौर आते ही ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो लगभग लगभग यहीं तक कहानी इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ से आगे अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, जनरेशन जनरेशन से आगे धीरे धीरे अब तो शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी।
तो पावर सिस्टम का कहानी तो लगभग लगभग यही खत्म हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या था, कैसे था, कौन कौन शुरुआत किया। और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए तुम लोग को बताया। आगे अब आज से मतलब अभी से जो टर्म बता रहे हैं वो प्योरली किसके होगा, स्मार्ट ग्रिड के काम का चीज़ होगा। इससे पहले वाला चीज़ बस तुम लोग को बेस क्रिएट करने के लिए था, एक हिसाब से तुम लोग मान सकते हो कि मतलब एक्स्ट्रा जानकारी था, या फिर आगे एडुकेशन को क्या कर सकता है, इजी कर सकता है, इसके लिए था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनरेशन पे। जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर पे आ रहा है अभी, जिसके थ्रू तुम लोग अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हो या फिर मैं लैपटॉप चार्ज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न दौरों से होके गुजरता है। हम फोर्थ सेमेस्टर में तुम लोग को बता चुके हैं जनरेटिंग वोल्टेज क्या है। तुम लोग बता सकते हो मुझे कितना में जनरेट करते हैं? 11 kV से लेके 25 kV के आसपास का बता चुके थे। और शायद तुम लोग का उसमें एग्जाम में आया हुआ था क्या, एमसीक्यू में, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। और कौन कौन गलत किया है बताओ ईमानदारी पूर्वक। ये सही था? किसने गलत किया? कोई ना कोई तो गलत किया ही होगा, जो मेरा लेक्चर ढंग से नहीं सुना। मैं बहुत बार तुम लोग को बता। हाँ, रेंज है 11 से 33, वो वर्ल्ड लेवल का। इंडिया का 11 से 25 kV है, इंडिया में जो होता है। हाँ, वो तो पूरा वर्ल्ड लेवल का, वो मीडियम रेंज का तुम लोग को बताया जाए। मीडियम रेंज का जो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं 11 से लेके 35 kV के आसपास का। लेकिन जो इंडिया में जो तुम लोग का वो है आंसर होता है 11 kV, तुम लोग कितना तुम लोग को आंसर मिल जाता है, सही आंसर तुम लोग का हो जाता है। इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन होता है 11 kV पे। ठीक है, 11 से 25 के रेंज का जो भी आंसर देता तुम लोग ऐसा गलत नहीं होता वो। 11 kV या 25 kV की रेंज का भी तुम लोग आंसर देता ना, तो गलत नहीं होता। चलो, तो हम लोग जनरेट कर रहे हैं 11 kV पे। इसके बाद हम लोग इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे। यहाँ से क्या हो गया, पावर प्लांट में जनरेट हुआ, स्टेप अप करेंगे। और इंडिया का मैक्सिमम क्या है तुम लोग को बहुत बार बता चुके हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज लेवल ऑफ इंडिया? और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो कितना है, मैक्सिमम करते हैं? रांची आसपास, रांची से जमशेदपुर, रांची से धनबाद, बोकारो, यहाँ जो ट्रांसमिट करते हैं वो वोल्टेज लेवल कितना है? गलत जवाब। नहीं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काम करती है, PGCIL। जॉब चाहिए तुम लोग को यहाँ? जॉब चाहिए तो कम से कम कितना वोल्टेज ट्रांसमिट करता है वो तो जानो। अभी तो वोल्ट 400 kV पे काम। तुम लोग सारा के सारा भूल गया नहीं? मुश्किल से कितना, 6 महीना हुआ है कि 1 साल हो गया? 1 साल तो नहीं हुआ, 7-8 महीना हो गया होगा। 400 kV में चलो ठीक है। 400 kV पे हम लोग क्या करें, ट्रांसमिट करेंगे। और उसके बाद जो सब स्टेशन का ट्रांसफार्मर है वो घटा के कितना में करेगा, ये करेगा 132 kV से लेके 33 kV के रेंज में। और फिर 3 वाला तुम लोग को बगल आसपास जाएगा, 33 से लेके 11 kV तक। तुम्हारे घर के आसपास का जो होगा वो 11 kV से लेके 33 kV के आसपास का आसपास दिखेगा। और फिर 11 kV तुम्हारा गांव के आसपास का जो ट्रांसफार्मर है कितना में लेके आ जाएगा, ये लेके आ जाएगा 220 वोल्ट से लेके आ जाएगा। ये है इसका, देख लेना।
यहाँ पर दिया हुआ है। जनरेशन हम लोग 11 केबी के रेंज में कर रहे हैं। उसके बाद इसको ट्रांसमिट करेंगे। सबसे पहले स्टेप अप करेंगे 132 से 33 केबी के, और फाइनली यहाँ पर तो पोलर नहीं दिया हुआ है, वो कहीं हाँ यहाँ पर है, देखो इतना बढ़िया से दिख नहीं रहा। जो ट्रांसमिट करते हैं 765 तो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, और 400 सबसे ज़्यादा करते हैं। 400 केबी पे ज़्यादा काम होता है। बाकी इसी रेंज का 132 से लेके 132 केबी से लेके 700 केबी के रेंज पे हम ट्रांसमिट करते हैं। और फाइनली जो तुम्हारे घर में आएगा वो कितना में आएगा, 220। और कोई भी कंपनी पे जाएगा वो 400 वोल्ट पे जाएगा। अब इसमें क्या क्या दिक्कतें हो रही थी। जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है इसका तो डायग्राम तुम लोगों ने देख लिया होगा। मैं तो काफ़ी हो गया, 5-10 मिनट और पढ़ लेगा या फिर आज का ख़त्म। आज के लिए काफ़ी है या फिर आगे बढ़ें, बहुत मिनट है। तो हम तो 4 घंटा तक लेक्चर ले सकते हैं। ब्रिटिश इंडिया में तुम लोग सीनियर लोग पूछना, 4 घंटा लगातार लेक्चर ले चुके हैं। चलो चलो, तुम लोग ने बोला कि 5-10 मिनट, 5 मिनट के आसपास का और देख लेते हैं। तो अभी जो तुम लोग ग्रिड सिस्टम देखा, इसमें दिक्कतें क्या आ रही हैं? अभी भी तुम लोग के आसपास इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या दिक्कत आ सकती है बताओ। इलेक्ट्रिसिटी में अभी भी क्या क्या दिक्कत आ रही है? कुछ दिक्कत नहीं है तुम लोग का? रिलायबल नहीं है। कहने का मतलब है ये, मतलब इस पे तुम पूर्ण रूप में डिपेंड नहीं रह सकता, इतना विश्वास ही नहीं है। कहने का मतलब है या तो कभी भी खराब हो सकता है, मतलब तुमको 24 आवर, सातों दिन, 365, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं मिल रहा है। या किसी को मिल रहा है 24 घंटा, सातों दिन, और सालों के सालों 365 दिन अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है क्या तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? भाई दिक्कत हो रही है तो बताओ ना, दिक्कत हो रही है। नहीं बोलने में भी तुम लोग इतना समय लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी सुधारना हम लोग को। दूसरा, हम लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जितना डिमांड और सप्लाई में, डिमांड डिमांड एंड सप्लाई, इसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं किस पे, प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी कहने का मतलब है कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। रांची में कौन कौन रहते हो बता दो, रांची में कौन कौन रह चुके हो? कोई नहीं है। अब मैं रांची में रहा हूँ तो रांची का एग्जांपल दे सकता था। रांची में रहने वाला कोई दिख नहीं रहा। राजधानी में तुम लोग नहीं रहते हो भाई। तो रांची का सिचुएशन क्या है, कुछ दिन पहले का बता रहे हैं, बहुत इलेक्ट्रिसिटी कट होता था। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कट होता था तो लोग 2-3 जोन बांटा हुआ था। जोन 1,
जोन 2, जोन 3। और जोन 1 उस रीजन को नाम लेता था जहाँ मतलब हॉस्पिटल हो या फिर वीआईपी एरिया, जहाँ मंत्री हुआ, नेता हुआ, ये लोग रहते हैं। और फिर इंडस्ट्री। तीसरा थोड़ा सा उससे लो, कहने का मतलब है जिसमें आईएएस वगैरह लोग रहता है, आईएएस, आईपीएस, या बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ये जोन 2। और जोन 3 मेरे जैसे गरीब लोग, एरिया में रहता था मेरे जैसे गरीब लोग, तो जोन 3। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कमी हो जाता था या कम पावर मिलता था पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से, तो ये लोग क्या करता था, जहाँ हॉस्पिटल हो या वीआईपी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली देता था। और सबसे ज़्यादा जो कट करता था जोन 3 में। ये एक दिक्कत है। इस सारे दिक्कतों को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे या एलिमिनेट करेंगे स्मार्ट ग्रिड के थ्रू। उसके बाद तीसरा जो था, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, जनरेशन से लेके तुम्हारे घर तक तुम लोग को क्या मिला, स्टेप अप किया। के बाद बीच में सब स्टेशन आया, बाद स्टेशन आया, पावर ग्रिड आया। तो जनरेशन से ये जो भी सिग्नल है या इलेक्ट्रिसिटी आया और तुम्हारे घर पे है, कोई दिक्कत हुई तो क्या तुम डायरेक्टली जनरेशन वाला को फ़ोन करके बोल सकते हो कि भाई तुम ढंग से जनरेट नहीं कर रहा, बिजली नहीं मिल रहा, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग? तुम्हारा कनेक्शन है क्या? नहीं है। तो दिक्कत हो रही है कि एक कॉमन व्यक्ति चलाना चाहिए जो तीनों सबको क्या कर सकता है, एक जगह समेट के रख सकता है कि भाई कोई दिक्कत हुआ हम डायरेक्टली जनरेशन को बोल सकते हैं कि भाई जनरेशन वाले तुम ढंग से जनरेट नहीं कर रहे हो, हम पैसा देते हैं, जनरेशन ढंग से नहीं कर रहे हो तो दिक्कत हो रही है। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं? तो स्मार्ट ग्रिड में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कि जनरेशन वाला डायरेक्टली तुमसे कनेक्टेड रहेगा और तुम्हारा जितना डिमांड है उस आधार पर क्या करेगा, जनरेट करेगा। एक समय कोरोना का समय था, एक समय कोरोना का समय तुम लोग थाली पीटा होगा। थाली की पिटाई किया था तुम लोग? इसके बाद अच्छा सुनो तो, इसके बाद एक समय उसी के आसपास बोला गया एक बार कि तुम लोग को क्या करना है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है सबको बंद करना है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, बंद करना है। कोरोना के समय एक बार फरमान आया था कि मतलब हमारे सोल्जर हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए एक बार क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए बंद करना है, ऐसे भी फरमान आया था। उसके बाद बिजली विभाग या फिर जो इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग जाग गए। इन लोग को पता चला यदि एक साथ सारा व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंज्यूम करना बंद कर देगा, तो जो कंजम्पशन है वो जीरो हो जाएगा। और जनरेशन तो चालू है, जनरेशन तो अचानक बंद कर नहीं सकते। तो डिमांड और सप्लाई में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। फिर बाद में ये लोग सर्कुलर जारी किया कि नहीं तुम लोग बल्ब वगैरह मत जलाना, लेकिन और कुछ है वो सब क्या कर देना, जला देना, क्योंकि मोदी जी बोले हैं, बात को तो मानना है। इसीलिए वो लोग क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग कंज्यूम करो लेकिन बल्ब वगैरह बंद कर दो, बाकी दूसरा ये कर दो, ताकि क्या हो जाए, जो डिमांड एंड सप्लाई है दोनों के बीच अनबैलेंस ना हो। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, इसका भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो मिलेगा किसमें? तो लगता है तुम लोग आज थक गया होगा, आज के लिए काफ़ी है, इतना ही है।